नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग जो है कोष्ठ एवं आशय शारीर के अंतर्गत कोष्ठांग के बारे में बात करेंगे। अर्थात हम लोगों ने इससे पहले जो कोष्ठांग की व्याख्या थी उसके बारे में बात किया, तो उसमें देखा कि क्या क्या कोष्ठांग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि नाड़ी, हृदय, क्लोभ, यकृत, प्लीहा, वृक्क। अब इसके बाद वृक्क के बाद हम लोग बस्ती के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें कि बस्ती क्या है, तो आयुर्वेद शास्त्र में बस्ती के अलग अलग अर्थों में, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में इसका प्रयोग होता है। तो हम लोग मेनली देखते हैं कि बस्ती दो तरह की चीजें होती है। एक बस्ती एज ए कर्म, अर्थात एक चिकित्सा का पॉइंट ऑफ व्यू है, चिकित्सा का प्रकार है। दूसरा है एक बस्ती एक एज ए आर्गन। तो हम लोग यहाँ पर बस्ती एज ए आर्गन के बारे में बात करेंगे, लेकिन बस्ती एज ए चिकित्सा जो कर्म होती है, जो आयुर्वेद शास्त्र में जो मुख्य जो चिकित्सा होती है देखा जाए तो वो वात के शमन के लिए जो मुख्य चिकित्सा होती है वो बस्ती कर्म होती है। जैसा कि जानते हैं कि जो हम लोग के आयुर्वेद में जो तीन दोष होते हैं मेनली, वात पित्त कफ, जिसको शारीरिक दोष कहते हैं। वात जो होता है दोषों का राजा होता है। अगर वात प्रकोपित हो जाता है तो वो पित्त और कफ दोनों को प्रकोपित कर सकता है। अर्थात वात को अगर हम शमन कर लें तो देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं जो अन्य बीमारियां होती है पित्त और कफ के द्वारा, वो जो संभावना होती है वो नहीं होती है। तो बोला भी गया है कि जो वात, अगर वात से संबंधित जो भी बीमारियां होती है, तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वस्ती एज ए कर्म, तो वस्ती एक विधि है, जो कर्म है, चिकित्सा का जो कर्म है उसमें उस ये पूरी प्रोसेस जो कराती है, प्रोसीजर एक तरह से बस्ती कर्म कराती है। लेकिन उस प्रोसीजर को शुरुआत करने के लिए उसमें एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड बस्ती। बस्ती एज ए एक पुट की तरह होती है, अर्थात किसी भी एनिमल का जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसको हम लोग लेते हैं। उस यूरिनरी ब्लैडर में जो भी वात शामक जो क्वाथ द्रव्य होते हैं, उसके साथ साथ स्नेह द्रव्य मिलाते हैं, सैंधव मिलाते हैं, या अन्य जैसा उस व्यक्ति की प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग उसका कंपोजिशन बनाते हैं। देन गुद मार्ग के द्वारा उसको इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद जो है वात का शमन होता है और उसके जो रोग होते हैं धीरे धीरे उसके लक्षणों की शांति होती है। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, इसको हम लोग बस्ती कर्म बोलेंगे। चिकित्सा का पॉइंट ऑफ व्यू से है बस्ती कर्म। लेकिन वहां पर एक बस्ती एज ए आर्गन हमें पढ़ना है, विसरा पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे बस्ती एज ए मतलब कर्म हम लोग नहीं पढ़ रहे, बस्ती एज ए आर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि मानव शरीर में बस्ती की बात की गई, अर्थात जब हम लोग कोष्ठ की बात कर रहे थे तो कोष्ठ में जब कोष्ठांग की बात आई तो कोष्ठांग में देखेंगे वृक्क और बस्ती एक साथ आया है। तो वृक्क और बस्ती जो कि यूरिन सिस्टम अर्थात मूत्र से रिलेटेड है बस्ती, तो उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं कि क्या चीज कहा गया है। सुश्रुत शारीर छठे चैप्टर में 25वें नंबर के श्लोक में बोला गया है कि अल बस्ती का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बोला गया है। सबसे पहले बस्ती का निर्माण, जो बस्ती एज ए आर्गन अर्थात यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कह रहे हैं, उसका निर्माण कैसे हो रहा है। अल्प मांस शोणितो, किससे हो रहा है बस्ती का निर्माण। अल्प मांस और शोणित से, अर्थात सिंपली कह दे कि मांस और शोणित के प्रसाद भाग से बस्ती का निर्माण होता है। अल्प मांस और शोणित के प्रसाद भाग से बस्ती का निर्माण होता है। लेकिन इसकी स्थिति कहाँ होती है बस्ती की। अभ्यंतरतः मीन्स, अभ्यंतर मीन्स अंदर की ओर, कट्या कटी प्रदेश में अभ्यंतरतः देखेंगे, अभ्यंतरतः कट्या मीन्स कटी प्रदेश में, कटी प्रदेश में अंदर की ओर ये अल्प और मांस शोणित से युक्त जो बस्ती होती है उसको हम लोग मूत्राशय भी बोलते हैं। तो बस्ती का दूसरा नाम है मूत्राशय, अर्थात मूत्र को स्टोर करती है, तो इस तरह से उसको नाम देते हैं बस्ती नाम। तो देखते हैं अल्प मांस शोणितो अभ्यंतरत कट्या मूत्राशय बस्ती नाम, अर्थात बस सबसे पहले हम लोग देखा कि बस्ती जो होते है उसका निर्माण अल्प मांस और शोणित अर्थात रक्त से होता है। इसकी स्थिति बताई गई दूसरे पॉइंट में, तो ये अभ्यंतरतः कट्या अर्थात कटी प्रदेश में अंदर की तरफ या अभ्यंतरतः पाई जाती है। इसका दूसरा नाम या इसके पर्याय की बात करेंगे इसके फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका नाम हो जाएगा मूत्राशय, जिसे हम बस्ती का नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं कि चरक सुश्रुत ने तो कुछ इस तरह से बोल दिया है। फिर देखते हैं कि अगेन सुश्रुत ने निदान स्थान में, सुश्रुत ने शारीरिक स्थान में कुछ बस्ती को किस तरह से निर्माण किया, उनकी लोकेशन के बारे में बताया, उसके पर्याय के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश की। अब देखते हैं कि सुश्रुत ने ही निदान स्थान में तीसरे चैप्टर में अस्मरी के प्रकरण में उन्होंने किस तरह से क्या बोला है देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि बस्ती के बारे में कुछ उसके और उसका डिटेल वर्णन कर रहे हैं। तो देखेंगे नाभि, पृष्ठ,
मुस्क, गुद, वंछड़, सेफ, सांप। अर्थात ये कह रहा है कि जो बस्ती की स्थिति होती है, यूरिनरी ब्लैडर की स्थिति कहाँ पर होती है, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखेंगे नाभि, अर्थात यहाँ हम लोगों ने डायग्राम बनाया है कुछ। तो डायग्राम में देखेंगे सबसे ऊपर नाभि है, फिर पृष्ठ। तो पृष्ठ हमेशा पीछे के भाग में होता है, ये पृष्ठ वाला पार्ट है, पृष्ठ, नाभि, पृष्ठ, कटी, ये कटी वाला कमर वाला पार्ट है। उसके बाद देखेंगे मुस्क, तो ये मुस्क हो गया। उसके बाद देखेंगे गुद, तो ये वाला पार्ट जो है ये गुद हो गया। और वंछड़, तो इंग्वानल रीजन इसके इसी के रीजन में होता है। और शेफ, शेफ मतलब मिड, मूत्रेंद्री। तो इसके बीच में, इन सभी के बीच में क्या होता है, मध्य बस्ती। इनके क्या होता है, बीच में मध्य में बस्ती होती है। तो जो बस्ती की स्थिति ये है, देख रहे होंगे ये बस्ती है। तो कह रहा है कि इनके बीच में क्या है, ये बस्ती पाई जा रही है। और किसके किस बीच में, नाभि, पृष्ठ, कटी, मुस्क, गुद, वंछड़, शेफ, सांप, इन सब के बीच में बस्ती की स्थिति, लोकेशन बताया है सुश्रुत ने निन्यानवे स्थान के प्रकरण में। साथ ही साथ कहा है कि इसके बीच में बस्ती होती है जिसका वस्तिर अधोमुखम, इसका मुख नीचे की तरफ होता है। तो देख रहे होंगे इसका जो मुख है अर्थात ओपनिंग किधर है, ये एक तरह से ओपनिंग यूरेथ्रा के थ्रू इधर है, तो ये नीचे की तरफ इसका मुख है। तो बस्ती है लेकिन इसका मुख नीचे की तरफ है। यहाँ देख रहे होंगे बस्ती का जो द्वार है वो बस्ती मुख नीचे की तरफ है, ये है यूरिनरी ब्लैडर या बस्ती। तो यहाँ देख रहे होंगे इनके बीच में पाया जाता है, अधोमुख पाया जाता है, अधोमुख होता है। और साथ ही साथ उसमें ये बताया गया है कि एक द्वारम, द्वार एक ही है इसके, बस्ती का द्वार एक है। ये देख रहे होंगे बस्ती का एक द्वार है। और तनु त्वको मीन्स इसका जो निर्माण होता है बस्ती, तो बस्ती कोई जैसे थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है, बस्ती बहुत ही थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर बहुत ही थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको बहुत ही थिन ही बनाने की कोशिश किया है। एक तरह से थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, तनु त्वक, एक द्वार से युक्त, जिसका द्वार नीचे की ओर होता है, जिसको हम लोग बस्ती बोलते हैं। और इसकी स्थिति कहाँ होती है, नाभि, पृष्ठ, कटी, मुस्क, गुद, वंछड़, सेफ के मध्य में होती है। फिर देखते हैं थर्ड लाइन में कि इसके स्वरूप को बताया कि बस्ती का स्वरूप कैसा होता है। तो बस्ती के स्वरूप को बोला है अलाबुआ इव रूपेण, मीन्स इसकी जो आकृति होती है अलाबु अर्थात लौकी के आकार की होती है। तो हम लोग देखते हैं कि लौकी कुछ कैसी होती है, लौकी, तो हम लोग देखते हैं लौकी कुछ इस तरह से होती है, ये लौकी की स्थिति है। तो कुछ इसी तरह से देखेंगे, ये थोड़ा सा ये पार्ट जो होता है, कुछ ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट सेम इसी तरह से है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से कर दे लौकी या कद्दू। तो कुछ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अलाबू के शेप की होती है। अलाबी मीन्स होती है लौकी, लौकी कद्दू जो भी कह ले, अलाबू मीन्स लौकी होती है, उसी के आकार की होती है बस्ती। अलाबू एवं रूपेण सिरा स्नायु परिग्रह, और ये जो स्थिति होती है यहाँ पर सिराएं और स्नायुओं से घिरी होती है। तो अलाबू के आकार की होती है बस्ती, और साथ ही साथ सिरा और स्नायु से घिरी होती है। तो परिग्रह मतलब होता है घिरा हुआ, परिग्रह का मतलब क्या होता है कि उससे चारों तरफ से घिरा हुआ, क्या सिरा और स्नायु उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए हैं। फिर देखेंगे चौथे लाइन में क्या बोल रहे हैं, तो देखेंगे बस्ती, ध्यान से सुनिएगा, बस्ती, बस्ती सिर, तो ये है बस्ती, बस्ती सिर का मतलब इसका ऊपरी पार्ट, ठीक है, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर बस्ती हो जाएगा। बस्ती सिर का मतलब इसका ऊपरी पार्ट अर्थात उसका सुपीरियर सरफेस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बस्ती सिर, पौरुष, पौरुष का मतलब होता है जैसे पौरुष ग्रंथि अर्थात मेड्र, जो पौरुष अर्थात तो इसके प्रोस्टेट की बात कर रहा है। ये जो प्रोस्टेट यहाँ पर जो एक तरह से मेल जेनेटेलिया से अटैच, पेनिस से रिलेटेड जो मेड्र होता है अर्थात पौरुष ग्रंथि होती है, तो उसको देखते हैं। उसके बाद वृषण अर्थात टेस्टिस, तो ये देखेंगे। उसके साथ साथ गुद, ये है गुद, ये क्या होते हैं कि ये एक तरह से किसमें स्थित होते हैं, गुद अस्थि विवर पे आश्रित होते हैं। गुद विवर अस्थि क्या होता है, जो सैक्रम और कॉकिक्स बोन होती है, कॉकिक्स बोन होती है। तो यहाँ देखेंगे ये है गुद अस्थि विवर, ये है गुद अस्थि विवर अर्थात यहाँ पर सैक्रल जो कॉकिक्स बोन होती है यहाँ लास्ट तक आती है, इस रीजन तक, और कहीं न कहीं इससे लोग अटैच होते हैं, इसी से स्थित होते हैं, गुद अस्थि विवर में स्थित होते हैं, उसी से अटैच होते हैं। फिर देखेंगे एक संबंधनो हेतु, ये जो भी स्ट्रक्चर्स है, चाहे बस्ती हो, चाहे बस्ती सिर हो, चाहे पौरुष हो, चाहे मेड्र हो, चाहे गुद हो, ये क्या होते हैं, एक संबंधनो, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो
तो ये इस तरह से इन्होंने बिल्कुल ही बृहद और क्लियर कट इन्होंने सुश्रुत ने एक बस्ती के स्वरूप को देने की कोशिश की, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की कि जिससे रिलेटेड जो भी अन्य स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से कहाँ पर किस तरह से है। फिर देखेंगे यहाँ पर आचार्य चरक, सुश्रुत ने वर्णन कर दिया, फिर चरक भी कुछ बता रहे हैं कि बस्ती से संबंधित क्या कुछ मैटर है। तो चरक देखते हैं, चरक सिद्धि स्थान 9वें चैप्टर में, जो कि बस्ती सिद्धि अध्याय है, क्योंकि बस्ती से संबंधित सिद्धि स्थान उन्होंने बताया है 9वें चैप्टर में। क्या बोला है? बस्तिस्तु, बस्ती क्या होता है? स्थूल गुद मुस्क सेवनी शुक्र मूत्रवाहिनी नाड़िया मध्य। ठीक है, तो बस्ती किसके मध्य में स्थित होती है? तो स्थूल गुद अर्थात रेक्टम, स्थूल गुद का मतलब रेक्टम, मुस्क, ये मुस्क मतलब होता है आपका, ये मुस्क मतलब मेटर, एक तरह से मेटर हो जाएगा, और सेवनी, तो यहाँ पर सेवनियां पाई जाती हैं, और शुक्र और मूत्र वाहिनियां नाड़ी, शुक्र और मूत्र को वहन करने वाली नाड़ी। तो शुक्र और मूत्र को वहन करने वाली नाड़ी अर्थात मूत्र प्रक्षेप की बात कर रहा है। तो इसी से देखेंगे ये मूत्र का भी वहन होता है, इसी से शुक्र का भी वहन होता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर मूत्र वाहिनी और शुक्र वाहिनी जो नाड़ियां होती है के मध्य में बस्ती स्थित होता है। तो घुमा फिरा के सुश्रुत भी वही बातें कर रहे हैं, चरक भी वही बातें कर रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है बस्ती जो होता है स्थूल गुद मुस्क सेवनी शुक्र वाहिनी नाड़ी और मूत्र वाहिनी नाड़ी के मध्य में स्थित होते हैं। देख रहे हैं कहीं मिडिल पार्ट में है। फिर देखेंगे और क्या है, बस्ती मूत्राधारो, मूत्र का आधार होता है, और साथ ही साथ और मूत्राधार होता है, मूत्र का आधार है अंबुवह और अंबुवह और मूत्र व स्रोतस का आधार होता है। तो ये जो बस्ती होता है किसका आधार है, किसका आश्रय है? मूत्र व और जल व जो अंबुवह स्रोतस होते हैं अल्टीमेट वो बस्ती में जाके ओपन होते हैं। तो यहाँ कह रहा है मूत्र आधारो, मूत्र व और अंबुवह स्रोतसों के आधार होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है सर्वस्रोतसाम, सर्वस्रोतसाम, सर्वस्रोतस मीन्स होता है सभी नदियां, सर्वस्रोतसाम मीन्स होता है सभी, जिस प्रकार से सभी नदियों का जो आधार समुद्र होता है। तो जिस प्रकार से सभी नदियों का आधार समुद्र होता है, उसी प्रकार से मूत्र वह और अंबुवह स्रोतों का आधार बस्ती होता है। ऐसा आचार्य चरक जी ने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया। अब आइए देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया बस्ती का महत्व तथा मूत्र निर्माण प्रक्रिया। तो सुश्रुत ने अगेन क्या किया है? सुश्रुत ने अगेन सुश्रुत निदान 3 के 20 से लेकर 23 चार श्लोक बताए हैं। उन्होंने यहाँ बताया है कि कहीं न कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ बस्ती और साथ ही साथ मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बृहद वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पर मूत्राशय मलाधार, तो मूत्राशय का मतलब होता है बस्ती। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मूत्राशय क्या होता है? बस्ती ही होता है। तो बस्ती अर्थात मूत्राशय जो कि मल का आधार है। तो मल का आधार कैसे है? क्योंकि जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन मूत्र एज ए मल ही तो है, यूरिन अर्थात त्रिमल में आता है, मल में आता है यूरिन। तो ये मल का आधार है बस्ती, जिसको मूत्राशय भी बोलते हैं। मूत्राशय जो बस्ती होता है मूत्राशय उसी कहते हैं, मल का आधार है। साथ ही साथ प्राण आयतनम उत्तमम, प्राण आयतनम उत्तमम अर्थात जो प्राण आयतन होते हैं उसमें बस्ती को काउंट किया गया है। प्राण आयतन जो होते हैं उसमें बस्ती को काउंट किया गया, उसमें प्राण आयतन में उत्तम माना गया है। किसको? बस्ती को माना गया। प्राण आयतनों में उत्तम बस्ती को माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राण आयतनम उत्तमम किसे कहा गया है? बस्ती को बोला गया है। अब क्यों बोला गया प्राण आयतनम उत्तम? क्योंकि जब देखते हैं किसी व्यक्ति में अगर कोई किडनी सिस्टम, उसका जो किडनी जो रीनल सिस्टम फेल्योर करता है तो सीधे सडन डेथ हो जाती है। तो सडन डेथ होती तो कहते हैं ना कि उसका यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जो उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो फिल्टर किडनी के थ्रू फिल्टर होकर बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से सीधे उसकी मृत्यु होती है। तो इसलिए बोला गया प्राण आयतनम उत्तमम, मतलब यूरिन की प्रक्रिया, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया या ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया कंटिन्यू होते रहे, इसका मतलब उसका हेल्थ मेंटेन रहेगा। फिर देखेंगे पक्वाशय गतोस्तात्र नाड्यो मूत्रवाहस्तु या मीन्स पक्वाशय से मूत्रवाही नाड़ियां अर्थात जो मूत्र का निर्माण कहाँ हो रहा है? पक्वाशय गत हो रहा है। तो पक्वाशय गतोस्तत्र, पक्वाशय से जो मूत्रवाही नाड़ियां होती है, पक्वाशय में के अंतर्गत मूत्र का निर्माण हो रहा है, क्योंकि पक्वाशय के अंतर्गत मूत्र तो वहां से मूत्रवाही नाड़ियां क्या कर रही है? वो
यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ले आती हैं। तो वो कहाँ ले आएंगी? यूरिनरी ब्लैडर में ले आएंगी। तरपेयंती सदा मूत्रम, तो मूत्र के द्वारा जो पक्वाशय से जो मूत्रवाही नाड़ियां होती है वो मूत्र को ले आती है। ले आकर किसको तर्पण करती है? बस्ती को सदैव तर्पण करती है। बस्ती में सदैव यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र को भरती रहती है। तो यहाँ से ढेर सारी नाड़ियां होती है जो मूत्राशय से आती है, जो पक्वाशय से आती है कुछ इस तरह से, और ये हमेशा बस्ती को तर्पण करती रहती है। तर्पयंती सदा मूत्रम, सदा मूत्रम। जिस प्रकार से सरितः सागरम यथा, जिस प्रकार से ढेर सारी नदियां सागर को भरती रहती है, तर्पण करती रहती है, उसी तरह से पक्वाशय स्थान से मूत्र को वहन करने वाली जो नाड़ियां होती है सदैव बस्ती को पूरित करती रहती है, उसको भरती रहती है, उसका तर्पण करती रहती है। फिर देखते हैं कि जो ये नाड़ियां होती हैं, जो पक्वाशयगत जो नाड़ियां होती है, जो बस्ती की तरफ आती है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आती है, वो इतनी सूक्ष्म होती है कि सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यन्ते, इतनी सूक्ष्म होती है कि वो दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए कहा सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने की वजह से क्या हो रहा है? न, यहाँ देखेंगे सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यन्ते, सूक्ष्म होने की वजह से वो दृश्यमान नहीं है, अर्थात दिखाई नहीं देते, अदृश्य होते हैं। साथ ही साथ मुख न्यासाम सहस्र, हजारों मुख वाली जो नाड़ियां होती है, अर्थात नाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1000 बोला गया है। मुख न्यासाम सहस्र मीन्स हजारों मुख वाली, अर्थात जो हजारों नाड़ियां होती है जिसके मुख सूक्ष्म होते हैं, या खुद नाड़ी अपने आप में सूक्ष्म होने की वजह से सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यन्ते मुख न्यासाम सहस्रया, तो इस तरह से वो दिखाई नहीं देती है, फिर भी बस्ती का तर्पण करती रहती है। अब उसकी उपमा किस तरह से दी गई है? नाडवी रूपनितस्य मूत्रस्य आमाशय अंतर्गत। तो ये देखेंगे कि आमाशय अंतर्गत, आमाशय जो नाड़ी जो होती है, मूत्र आमाशय पक्वाशय के मध्य से जो लाती है ये नाड़ियां, वो क्या करती है कि हमेशा जो है, चाहे व्यक्ति सोता रहे चाहे जगता रहे, सदैव वो उस मूत्र जो नाड़ियां होती है, मूत्र को वहन करने नाड़ियों के थ्रू जो मूत्र होता है उस बस्ती या ब्लैडर में, चाहे व्यक्ति सो रहा हो जग रहा हो, हमेशा उस बस्ती का तर्पण करती है, था तो उसमें बूंद बाई बूंद उसको बस्ती को भरती है। तो ये कह रहा है नाड़ी रूपनितस्य मूत्रस्य आमाशय गतस, आमाशय अंतरात, आमाशय पक्वाशय के अंतर्गत जो नाड़ियां जो होती है बस्ती की तरफ आ रही है। व्यक्ति चाहे जागृत हो अर्थात सो रहा हो, चाहे सोपतश्च अर्थात चाहे सो रहा हो, चेव सदैव निस्यंदे पूरते, सदैव ही उसमें फिल्ट्रेशन होता रहता है या बूंद बाई बूंद भरता रहता है। फिर देखते हैं अमुखात सलिले न्यस्त, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से बस्ती में जो मूत्र प्रक्रिया जो मूत्रवाही नाड़ी के द्वारा हो रहा है उसका एक अच्छा सा उपमा दिया है घड़े से। जैसे किसी नए घड़े को हम क्या करते हैं कि उसको एक तालाब में उसके मुख तक, अर्थात मुख वाले पार्ट को पानी में डीप नहीं करेंगे, लेकिन उसके कंठ तक जो है उसको डीप कर देंगे, तो उसमें जो पोर्स होते हैं, हजारों पोर्स होते हैं, उस पोर्स के थ्रू जो बाहर का पानी होता है उसमें रिस कर अंदर आ जाता है। तो उसको कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जैसे ये घड़ा है, तो यहाँ से छोटे छोटे पोर्स होते हैं और यहाँ से जो पानी जो होता है अंदर की तरफ आ जाता है, जबकि यहाँ पर हम पानी का लेवल ये है, सिर्फ पानी का लेवल ये है, तो इसका मतलब ये इस तरह से आता है। सेम यही कंडीशन जो है यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो कह रहा है आमुखात सलिले, अर्थात उसके आमुखात मतलब मुख तक, किसी अगर घड़े को आमुखात सलिले न्यस्त पार्श्वभ्य पूर्ते नव, तो जिस प्रकार से किसी घड़े को उसके मुख तक उसको पानी में डुबो देते हैं, था उसके मुख को पानी में नहीं डुबोना है, तो क्या होता है घटो, तो यहाँ देखो घटो यथा, जिस प्रकार से किसी घड़े को उसके मुख तक पानी में डुबो देते हैं और उसके पार्श्व से देखेंगे उसके साइड बाई साइड से पानी अंदर की तरफ एंट्री कर गया, तो पार्श्व करने का मतलब ये साइड बाई साइड से एंट्री कर गया उस घड़े में और वो भर गया। यथा तथा विधि बस्ती मूत्र पूरिते, उसी प्रकार से बस्ती में भी मूत्र का निर्माण मूत्रवाही नाड़ियों के थ्रू होता है। तो इस तरह से सुश्रुत ने निदान स्थान के तीसरे अध्याय में श्लोक नंबर 20 और 23 में ये बातें कही है। अब देखते हैं मूत्रवह स्रोतस का जो मूल होता है, मूत्रवह स्रोतस का मूल बस्ती और मेढ माना है। तो मूत्रवह स्रोतस का मूल जो है बस्ती और मेढ माना है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं 8 मर्म, क्योंकि जो ये जो रीजन होता है पेल्विक रीजन या जो रीजन होता है वहां पर
कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं कि 8 चीजें होती हैं जो कि मर्म के रूप में होता है। उनको देखेंगे वर्णन कहाँ, सुश्रुत निदान साथ में, जबकि सुश्रुत मर्म का वर्णन कहाँ कर रहे हैं, सुश्रुत शारीरिक 6 प्रत्येक मर्म निर्देशित शारीर में कर रहे हैं। सुश्रुत ने मर्म का वर्णन तो शारीरिक स्थान में किया है, फिर उन्होंने निदान स्थान में सुश्रुत चिकित्सा साथ में बोला है, सुश्रुत चिकित्सा साथ में बोला है कि 8 मर्म। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सर्जिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर थोड़ा सा भी टच होगा तो सीधे व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो इसलिए कहा कि सुश्रुत चिकित्सा साथ में सेवनी है, शुक्र हरण स्रोतस है, मुस्क है, गुद है, मूत्रशेक, मूत्र व स्रोतस, योनि और वस्ती। क्योंकि हम लोग वस्ती की बात कर रहे हैं, तो जो 8 चीजें हैं ये क्या कहलाते हैं, 8 मर्म बोले जाते हैं। इनमें बस्ती भी है, जिसपे अगर थोड़ा सा भी अगर टच हो जाए, कट हो जाए, अगर गलत ढंग से इस पर अगर चीरा लग जाए तो सीधे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पूरा पूरा बस्ती का प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।